हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग ड्यूटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो ड्यूटेरिया का टेलीग्राम पर चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय कौन थे? तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। चलिए अगला प्रश्न है कि संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धन विधेयक, तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में है और इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो बोल रहा है कि यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य के द्वारा। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। यही कथन गलत है। ये मात्र 14 दिन के लिए रोक सकते हैं और उसके बाद अपने आप पास हो जाता है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो किस अनुच्छेद में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 108। और यह संयुक्त अधिवेशन जो है यह बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारत में उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, जो 1978 ईस्वी में हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसको लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसमें से इसका हो जाएगा ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो वे सीधे अपने मन से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, सही है। लोगों की सहभागिता का, ये भी सही है। सामुदायिक विकास का, ये भी सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी का। और भारत में पंचायती राज बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिए थे उसी के आधार पर लागू है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है? तो यह किया जाता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत, लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो यह राज्य सरकार के, राज्य मानवाधिकार आयोग होगा तो यह राज्य सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों विरोध किया था? तो रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वसीमित करना था। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के बाद, मतलब रॉलेट एक्ट इसी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था इसको ये बिना वकील बिना दलील के किसी भी आदमी को गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, इसी के लिए लोग बैठे थे। सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्हीं के विरोध में लोग बैठकर धरना दे रहे थे। तभी क्या हुआ, उन्हीं पर गोली अंधाधुंध चला दिया गया था। तो यह घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। अगला प्रश्न है कि हुमायूं के द्वारा लड़ा गया 4 प्रमुख युद्धों में से क्रम बताना है। तो 4 युद्ध लड़ा था हुमायूं ने। तो सबसे पहले वह देवरा का युद्ध लड़ा था, उसके बाद चौसा, उसके बाद कनौज, उसके बाद सरहिंद का युद्ध लड़ा था।
देवरा 1531 ईस्वी में, चौसा 1539 में, कनौज 1540 में और सरहिंद 1555 ईस्वी में लड़ा था। याद रखिएगा डेट के साथ। अगला प्रश्न है कि मलाबार में मोपला विद्रोह जो 1921 ईस्वी में हुआ था, मलाबार तट पर मोपला विद्रोह, अली मुस्लियार इसके नेता थे, तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम था यही खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अली मुस्लियार याद रखिएगा। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। रहमतुल्लाह सयानी जो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जब वंदे मातरम को गाया गया था, उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ही कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह हो जाएगा मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय में प्राप्त हुआ? तो यह कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित कर दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के यानी चांदी का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा सुल्तान था जो अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसद ए अली के नाम से संबोधित करता था? तो यह हो जाएगा बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालानुक्रमानुसार सजाना है। सांकेतिक मुद्रा, दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और कराचिल अभियान। तो सबसे पहले वह दोआब कर में वृद्धि किया, उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाया और लास्ट में कराचिल का अभियान किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? पेपरलेस बजट, तो पेपरलेस बजट सबसे पहले भारत जो पेश किया है वह केंद्रीय बजट 2021 और 22 में किया है। 2021 और 22 में किया है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पोंग और तापू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो पोंग और तापू यह अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? जल प्रदूषक इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यह आर्सेनिक है, क्रोमियम है और गाद भी है, लेकिन जो हिमनद है ना, यह हिमनद जल प्रदूषक नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित, एक तरफ खिलाड़ी है एक तरफ खेल है। अब देखिए, सानिया रिचर्ड्स हॉकी खेलती है, सही है। पॉल पोगबा फुटबॉल, सही है। किरण पोलार्ड क्रिकेट, लेकिन पामेला जिले में भारोत्तोलन दिया हुआ है, यहीं आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि WTO का पूर्ववर्ती नाम था, तो इसमें से ऑप्शन नंबर गैट हो जाएगा। GATT गैट हो जाएगा। गैट, WTO पहले गैट के नाम से जाना जाता था, फिर इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली या सैन फ्रांसिस्को में है, और सिलिकॉन वैली भारत में बेंगलुरु को कहा जाता है और साइलेंट वैली केरल को। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल क्या क्या होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में क्या क्या शामिल होता है? तो उसमें होता है उत्पादक होता है, उपभोक्ता और अपघटक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो NGT की स्थापना 2010 में हुई थी। आदर्श कुमार गोयल इसके अभी अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है, तो जैविक ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जलीय वातावरण का।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसका थीम 2023 में क्या रखा गया था? तो 2023 में इसका थीम रखा गया था विकसित युवा विकसित भारत, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा तो 12 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया है। वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध संगीत से था, संबंध संगीत से था। अगला प्रश्न है कि 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, प्रथम स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है उत्तराखंड को। अगला प्रश्न है कि दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए तो यह चुना गया है द कश्मीर फाइल्स को। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? नए उप प्रमुख किसको बनाया गया है? तो यह बनाया गया है अमरप्रीत सिंह को। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो नारियल उत्पादन में केरल है प्रथम स्थान पर। अगला प्रश्न है कि 17वां वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% के भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? तो यह 17 राज्य हैं, 17 राज्य ने प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है कि पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लिया था? तो 5 टीम ने भाग लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से युवा 2.0 योजना की शुरुआत की है भारत सरकार ने। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध किस राज्य से है? तो यह पंजाब राज्य से है, ऋषि सुनक। अगला प्रश्न है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो यह श्रीलंका और बांग्लादेश में किया जाएगा। भारत और श्रीलंका में किया जाता है, भारत और बांग्लादेश में किया जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो यह भारोत्तोलन है, भारोत्तोलन से इनका संबंध है, सुधीर लाठ। अगला प्रश्न है कि बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? प्राथमिक जो घाटा है वह जीडीपी का 2.3% है, 2.3%। अगला प्रश्न है कि सिक्किम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो सिक्किम का नया राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत किन्हें बनाया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और जापान के मध्य में हुआ है, कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है हायाकुरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया? तो आदि महोत्सव का शुरुआत नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर से अवार्ड किसे दिया गया है 2022? तो यह दिया गया था सूर्य कुमार यादव को। अभी सूर्य कुमार यादव T20 में नंबर 1 रैंकिंग पर है, 863 पॉइंट्स इनको मिला है। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किससे है? तो श्रीनिवास वर्धन का संबंध विज्ञान से है, विज्ञान से। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद पवार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो यह 7 बार चुने गए थे, 7 बार, शरद यादव। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? दुनिया का सबसे लंबा रिवर, तो यह किया है 51 दिनों में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है, तो यह बनाया गया है बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की कब स्थापना की गई थी, तो दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना 1983 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ जनजाति राज्य है, तो जनजाति राज्य में लिम्बू सिक्किम, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया उड़ीसा, उपयुक्त में से कौन सही है, तो ये हो जाएगा लिम्बू सिक्किम और डोंगरिया उड़ीसा में इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। एक और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सा है। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील हो जाएगा मिशिगन झील, मिशिगन झील। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में 0.01% है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। गर्म जलधारा का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है, तो पेरुवियन जो है ना, यह ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा और एलिनो गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण हो जाएगा अस्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। अगला प्रश्न है कि नौकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। नौकरेक, तो नौकरेक जो है ना, नौकरेक जैवमंडल या मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय राज्य में नौकरेक। अगला प्रश्न है कि कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य है, तो यह हो जाएगा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट में है, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। इसमें से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो यह सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए लागमोमीटर का प्रयोग करते हैं। लागमोमीटर का प्रयोग करते हैं। लागमोमीटर का प्रयोग मापने के लिए सरफेस टेंशन मापने के लिए लागमोमीटर का प्रयोग करते हैं, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कैसा होता है, तो वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो गलत बता रहा है, तो इसका हो जाएगा रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, यही कथन गलत है। अगला प्रश्न है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह निमज्जित होगा तब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मारोधी होता है, क्योंकि अत्यधिक ऊष्मारोधी होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का प्रयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। अगला प्रश्न है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसी होती है, तो किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर जो लहरें बनती है वह अनुदैर्घ्य होती है, अनुदैर्घ्य होती है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो बना होता है केवल प्रोटॉन से होता है, केवल एक प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। सहसंयोजक यौगिक में उच्च गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो यह करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व या धातु कौन सा है, तो यह लिथियम ही है। अगला प्रश्न है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो उसको हटाने के लिए आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रति अम्ल के संघटक के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन गैस। अगला प्रश्न है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो उसको संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथोलॉजी। अगला प्रश्न है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो यह नाभिक यानी केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक, नाभिक को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्क्लेरेनकाइमा। एस्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक दूध प्रोटीन है? दूध प्रोटीन इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो केसिन एक दूध प्रोटीन है। अगला प्रश्न है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं तो उनको समरूप अंग कहते हैं। समान रूप देखते एक जैसे इसलिए समरूप उसको कहेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक अंतःप्रजीवी का उदाहरण है? अंतःप्रजीवी का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो यह फीताकृमि। फीताकृमि जो है ना अंतःप्रजीवी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, नीला। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो यह हृदय में किया जाता है, हृदय पर या हृदय में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में बौनेपन के लिए कौन सा ग्रंथि उत्तरदायी होता है? तो बौनेपन के लिए ग्रंथि जो है ना यह पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो लोग में हो जाएगा सही उत्तर मधुमेह। मधुमेह अगर डायबिटीज है फिर भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में मौजूद होता है निकोटीन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो लघु उद्योगों की इसमें से समस्या क्या हो जाएगा? तो लघु उद्योग में पूंजी का अभाव होता है, विपणन जानकारी का अभाव होता है, कच्चे माल का अभाव होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सेनवेट का संबंध किससे है? सेनवेट का संबंध जो है ना यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क से सेनवेट का संबंध है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। अगला प्रश्न है कि भारत में कागजी मुद्रा का पहली बार प्रचलन कब हुआ था या कब इसका शुरुआत किया गया था कागजी मुद्रा का? तो इसका शुरुआत 1862 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य इसमें से साख सृजन नहीं है, जबकि साख नियंत्रण है, मौद्रिक नीति का निर्माण है और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य करती है, सब है, लेकिन साख सृजन का काम आरबीआई नहीं करती है। अगला प्रश्न है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो इसमें सभी छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो इसका उत्तर 17 हो जाएगा। इसको टेलीग्राम पर बना के डाल दिया जाएगा क्योंकि इसे वीडियो मैथ्स डालने से बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24 अंक प्राप्त किया, प्रतिशत अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। तो अब देखिए इसको थोड़ा देखिए 36% वो प्राप्त उसको करना था लेकिन 24% वो प्राप्त किया और 9 अंक से वो फेल कर गया है, तो 9 अंक उसको जोड़ दीजिए। अब देखिए 36 और 24 में अंतर कितना है का 12 का, ये 12% 9 का बराबर हो जाएगा, तो आपसे पूर्ण कर रहा है, तो 100% कितना हो जाएगा? 4 से 25 हो जाएगा, यानी 75 अंक का मतलब क्या था? पूर्णांक था इसका, टोटल 75 अंक का था। अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या 356 YZ 90 से विभाज्य है तो y - x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। इसमें से क्या करना है, ये देखना है, इसमें से ऑप्शन रख कर देख लीजिएगा और उसके बाद y - x का मान ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ y का मान कितना रखिएगा, x का मान कितना रखिएगा, ठीक, उसके बाद इसको बना लीजिएगा दोस्तों, या उसको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर। अगला प्रश्न है कि एक सिपाही
99 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 400 मीटर, 99 का 400 मीटर हो जाएगा और 100 का हो जाएगा